नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प दौर की बात करेंगे, वैदिक काल, और ख़ासकर उसकी संस्कृति को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक तरह का प्रश्नोत्तर सार है, जिसमें काफ़ी जानकारी है इस काल के बारे में। तो उसी के आधार पर आज थोड़ी गहराई में उतरते हैं। जी। हमारा इरादा है कि इस जानकारी से हम उस ज़माने के जीवन, समाज, उनकी सोच और कैसे समय के साथ चीज़ें बदलीं, उसकी एक साफ तस्वीर बना पाएं। बिल्कुल। ये वो समय था, आप कह सकते हैं, मोटा मोटा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का। हाँ। और इसे हम दो हिस्सों में देखेंगे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। हाँ, ये विभाजन जरूरी है समझने के लिए। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्रोत में कुछ चीजें तो वाकई चौंकाती हैं। जैसे ये जो वर्ण व्यवस्था है, जिसको हम बाद में इतना कठोर पाते हैं, वो क्या शुरुआत में उतनी सख्त नहीं थी? या फिर ये कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा मिलती थी, वो सभाओं के भी जाती थी? ये बातें सोचने पर मजबूर करती हैं, है ना? बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प पहलू है वैदिक समाज के। और इन्हीं सब तथ्यों को समझने, उनके बीच के धागे जोड़ने और एक पूरी तस्वीर देखने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। तो आज हम किस किस चीज़ पर बात करेंगे? हम देखेंगे समय सीमा, समाज कैसा था, उनकी अर्थव्यवस्था रोजी रोटी कैसे चलती थी, धर्म क्या था, महिलाओं की क्या जगह थी समाज में, जी। और खास तौर पर ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में क्या बड़े फर्क आए। सही। तो सबसे पहले समय की ही बात पक्की कर लेते हैं। वैदिक काल, जैसा हमने कहा, करीब 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। हाँ, मोटे तौर पर यही समय है। और इसके दो हिस्से, ऋग्वैदिक काल जो पहला था, लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व। जी। और फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल, करीब 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। अच्छा। ये हमें उस शुरुआती दौर की एक कह सकते हैं झलक देता है। और फिर उत्तर वैदिक काल के लिए हमारे पास दूसरे वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और साथ में ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं। ये सब बाद के दौर की सोच और समाज पर रोशनी डालते हैं। तो अगर समाज की बात करें तो स्रोत कहते हैं कि सबसे छोटी इकाई परिवार था, कुल जिसे कहते थे। जी, कुल। और परिवार का मुखिया पिता होता था, गृहपति भी कहा गया शायद। हाँ, गृहपति। और यहाँ ये वर्ण व्यवस्था वाली बात दिलचस्प हो जाती है। ऋग्वैदिक काल में भी समाज बंटा तो था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हाँ। पर स्रोत इशारा करते हैं कि ये व्यवस्था जन्म पर आधारित या बहुत कठोर नहीं थी शुरू में। अच्छा। कैसी थी फिर? ऐसा लगता है कि ये शायद रंग या फिर काम धंधे, व्यवसाय पर आधारित थी। हो, ये तो आज की जाति व्यवस्था से बिल्कुल अलग लगता है फिर। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम फर्क है। ऋग्वैदिक समाज में कहीं ज्यादा लचीलापन दिखता है। शायद लोग अपना व्यवसाय बदल सकते थे, या समूह भी, एक ही परिवार में अलग अलग काम करने वाले लोग हो सकते थे। सच में? हाँ, ऐसे उदाहरण मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं, तो यही व्यवस्था वो काफी कठोर हो जाती है। अच्छा। जन्म ही सब कुछ तय करने लगता है, और धीरे धीरे ये फिर एक कठोर जाति प्रथा की शक्ल लेने लगती है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था समाज में। और उस जमाने में राजनीतिक या सामाजिक ढांचे में सभाओं का भी जिक्र आता है। श्रुत में सभा, समिति, विदिता गण, ये सब क्या थे? हाँ, ये उस समय के सामाजिक और शायद कुछ हद तक राजनीतिक जीवन के जरूरी हिस्से थे। सभा जो थी, वो शायद बुजुर्गों या खास लोगों की एक परिषद, एक काउंसिल जैसी रही होगी। अच्छा। जबकि समिति ज्यादा आम लोगों की सभा लगती है, जहां शायद बड़े मसलों पर चर्चा होती थी। ओके। विद्यता का भी जिक्र है, जिसका संबंध शायद धार्मिक या कबीलाई मामलों से ज्यादा था। और गण भी एक तरह की सभा या समूह ही रहा होगा। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने पहले कहा, कि ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी इनमें भाग लेती थी। हाँ, कुछ सभाओं में, खासकर सभा और विद्यता में उनके भाग लेने का जिक्र मिलता है। ये उस समय उनकी स्थिति के बारे में कुछ बताता है। हाँ, ये महिलाओं की स्थिति वाला पॉइंट तो बहुत जरूरी है। जी। इस पर हम थोड़ा और विस्तार से आएंगे बाद में। जी। पहले जरा अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये मुख्य रूप से एक ग्रामीण संस्कृति थी। हाँ, बिल्कुल। पशुपालन, और उसमें भी गाय पालना बहुत अहम था। खेती भी थी, पर शायद शुरू में जानवरों का महत्व ज्यादा था। सही कहा आपने। ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन में गाय का महत्व बहुत ज्यादा था। उसे अघन्या तक कहा गया है। अघन्या? इसका मतलब न मारे जाने योग्य। गाय सिर्फ दूध वगैरह के लिए ही नहीं, बल्कि वो संपत्ति का पैमाना थी, लेन देन का जरिया थी। अच्छा, कई बार तो युद्ध भी गायों के लिए ही होते थे। उन्हें गविष्टि कहते थे। गविष्ठी यानी गायों की खोज। हाँ, कृषि में देखें तो जौ,
जिसे यव कहा गया है उसका उल्लेख है। धातु की बात करें तो वो तांबा, कांसा जानते थे, सोना भी जानते थे। लेकिन फिर उत्तर वैदिक काल में एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल बदलाव आया, है ना, जिसने पूरी अर्थव्यवस्था का रुख ही मोड़ दिया। शायद मेरा इशारा लोहे की तरफ है। बिल्कुल सही। उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान और उसका इस्तेमाल, जिसे ग्रंथों में श्याम आयस या कृष्ण आयस कहा गया है। श्याम आयस, काला धातु। हाँ, ये क्रांतिकारी बदलाव था। लोहे से मजबूत औजार बने, खासकर हल्का फाल। अब इससे क्या हुआ कि गंगा के मैदानों के जो घने जंगल थे उन्हें साफ करना आसान हो गया, और जो सख्त जमीन थी उसे जोतना मुमकिन हुआ। तो खेती बढ़ गई होगी जबरदस्त। हाँ बिल्कुल, कृषि का बहुत विस्तार हुआ। चावल, व्रीहि और गेहूं, गोधूम जैसी नई फसलें भी उगाई जाने लगीं। अच्छा। तो अब कृषि जो है वो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गई, और इससे फिर ज्यादा स्थायी बड़ी बड़ी बस्तियां बसना संभव हुआ। हाँ, जाहिर है अर्थव्यवस्था में ये बदलाव समाज और राजनीति पर भी असर डालेगा। खैर, अब जरा धर्म की तरफ चलते हैं। स्रोत ये बताते हैं कि ऋग्वेदिक लोग प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे। इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य। हाँ, उनका धर्म काफी हद तक प्रकृति पर आधारित था। वो आकाश के देवता, पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवताओं की पूजा करते थे। इंद्र सबसे मुख्य देवता थे, बारिश और युद्ध के देवता। अग्नि का महत्व इसलिए था क्योंकि यज्ञ में जो आहुति दी जाती थी वो अग्नि के जरिए ही देवताओं तक पहुंचती थी। अच्छा, एक माध्यम की तरह। हाँ, वरुण को नैतिक व्यवस्था का रक्षक माना जाता था। सूर्य, उषा यानी भोर की देवी, इन सब की पूजा होती थी, और पूजा का मुख्य तरीका था यज्ञ करना। यज्ञ मतलब हवन वगैरह। हाँ, जिसमें मंत्र पढ़े जाते थे और घी, अन्न वगैरह की आहुति दी जाती थी। लेकिन एक और दिलचस्प बात स्रोत में यह है कि ऋग्वेदिक काल में मंदिर नहीं थे, मूर्ति पूजा भी नहीं होती थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। उनकी पूजा का जो स्वरूप था वो यज्ञ पर केंद्रित था, किसी मंदिर या मूर्ति पर नहीं। लेकिन यहाँ भी देखिए, उत्तर वैदिक काल में बड़ा बदलाव आता है। क्या बदलाव? यज्ञ जो थे वो बहुत ज्यादा जटिल हो गए, बड़े हो गए, खर्चीले हो गए, उनमें कई तरह के कर्मकांड जुड़ गए। अच्छा। और इन यज्ञों को करवाने वाले जो पुरोहित थे, यानी ब्राह्मण वर्ग, उनका महत्व और उनका प्रभाव समाज में बहुत ज्यादा बढ़ गया। धर्म अब ज्यादा कर्मकांड वाला हो गया। पर इसी दौर में, जैसा स्रोत बताते हैं, एक और धारा भी तो चल रही थी, उपनिषदों का दर्शन। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक तरफ इतने जटिल कर्मकांड, दूसरी तरफ इतना गहरा ज्ञान मार्ग। ये विरोधाभासी शायद उस योग की खासियत है। देखिए, एक तरफ यज्ञ और कर्मकांड सामाजिक और राजनीतिक शक्ति दिखाने का जरिया बन रहे थे, और ब्राह्मणों का दबदबा बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग, कुछ विचारक इन बाहरी कर्मकांडों से हटकर जीवन के गहरे सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। जैसे आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, मरने के बाद क्या होता है। इन सवालों पर चिंतन चल रहा था।